अस्सलामुअलैकुम, वेलकम आप सभी का इस नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेकेबोपी बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल और बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्सेज़ का जो हमारा एंट्रेंस टेस्ट होने वाला है उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो में हम देख लेंगे कि जो आपके पास लास्ट के 2 महीने बचे हैं इसमें आप क्या स्ट्रेटजी अपनाएंगे, किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। और उसके साथ साथ न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी के आने के बाद स्टूडेंट खासकर जो ओपन मेरिट के वो काफ़ी ज़्यादा डिमोटिवेट हो रहे हैं। तो इस वीडियो में हम उनके बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं। ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और उसके साथ साथ टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों ज्वाइन कर देना। दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर ले। तो जान लेते हैं यहाँ पे बीएससी नर्सिंग के एंट्रेंस टेस्ट के बारे में। तो देखिए यहाँ पे अगर हम टेंटेटिव डेट्स की बात करेंगे तो 26 मार्च को आप लोगों के फॉर्म आने वाले थे, लेकिन मैंने आपको पहले बोला था कि वो जो डेट्स हैं वो टेंटेटिव हैं। तो आने वाले कुछ दिनों में यहाँ पे आप लोगों के बीएससी नर्सिंग के एप्लीकेशन फॉर्म्स रिलीज आ जाएंगे। तो जो कैंडिडेट 2024 में बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस देने वाले हैं वो लोग हमारे से जुड़े रहें यूट्यूब चैनल पर भी, और उसके अलावा टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पर भी जुड़े रहना। हमारी जो ऑफिशियल चैनल थी जिस पर लगभग 60,000 के प्लस सब्सक्राइबर्स थे, उसका मोनेटाइजेशन यूट्यूब ने सस्पेंड कर दिया, परमानेंटली सस्पेंड कर दिया। इसलिए हमने ये दूसरी चैनल बनाई है। तो इस पे आप लोग जुड़े रहना और अपने फ्रेंड्स को भी जो है वो इसके बारे में इन्फॉर्म कर लेना, क्योंकि इस चैनल पे हम आपको पूरा गाइड करेंगे। कॉलेज ज्वाइनिंग तक हम आपको पूरा A to Z सारी इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। तो आपको टेंशन लेने की, परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। सारा अपडेट सब कुछ आपको मैं जो है वो इसी चैनल पर समझाता रहूँगा। तो देखिए अगर हम बात करेंगे यहाँ पे जो आपके एंट्रेंस है, देखिए अभी कुछ देर में आपके फॉर्म आ जाएंगे। तो आपका जो एंट्रेंस होगा वो यहाँ पे मई 25 के बाद यहाँ पे आपको होने वाला है, ठीक। फिर वो जून के पहले हफ्ते तक भी यहाँ पे जा सकता है। मान के चलो कि मई की लास्ट वीक में आपका एंट्रेंस यहाँ पे जाएगा। इस बीच आपके पास यहाँ पे अप्रैल और मई का महीना है, 2 महीने आपके पास बचे हैं, ज़्यादा टाइम है नहीं। इस बीच यहाँ पे आपके बोर्ड एग्जाम्स भी चल रहे हैं। वैसे बोर्ड एग्जाम्स तो लगभग ख़त्म होने को है। तो अब इन 2 महीनों में आप लोगों को जो है वो क्या कुछ करना है उसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए इन 2 महीनों में जो आप जितना प्रिपेयर, वैसे तो मेरे ख्याल से आप लोगों ने जो हो मैक्सिमम प्रिपेयर किया ही होगा, काफ़ी टाइम हो गया आप लोगों ने प्रिपेयर किया होगा। और जो बोर्ड एग्जाम्स दे रहे हैं उनका तो 12th का पूरा सिलेबस कवर होगा और उसके बाद 11th का भी वो साथ साथ कवर कर रहे होंगे। अगर नहीं तो एग्जाम के बाद आप लोग जो है 1-1.5 महीना 11th को भी यहाँ पे रख सकते हैं, तो उसको भी यहाँ पे आप लोग कवर कीजिए। अब इसमें देखिए आप बायोलॉजी को तो आप बिल्कुल पूरा का पूरा पढ़ना, बायोलॉजी को बिल्कुल भी स्किप मत कर लेना, क्योंकि बायोलॉजी ही आपकी परसेंटेज को बूस्ट कर देती है। क्योंकि बायोलॉजी का उतना हाई लेवल का पेपर आता भी नहीं है। बायोलॉजी के जो क्वेश्चंस आपके हैं वो आपको पूरे के पूरे आने चाहिए। आपको बायोलॉजी में बिल्कुल 100% अपना देना है। बायोलॉजी एक तो आसान सब्जेक्ट है, ऊपर से आप लोगों को बायोलॉजी चाहे 11th की हो चाहे 12th की हो, पूरी की पूरी नई NCERT के अकॉर्डिंग आप लोगों को कवर करनी है। अब देखिए पढ़ने में लिए आप लोग जो वो काफ़ी सारे जो वो मार्केट से कुछ बुक्स लाते हो, MCQ बुक्स, कोई एक आधी बुक ले आते हो, या कई सारे जो है MCQs ढूंढते हो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर वाइज। तो वैसी गलती बिल्कुल भी मत कर लो। आप लोग जो है स्टेट लेवल का एंट्रेंस देने जा रहे हो, तो वो MCQ पढ़ के आप लोग जो है स्टेट लेवल का एंट्रेंस अच्छा क्वालिफाई नहीं, अच्छा स्कोर नहीं ले पाओगे। वो तो जस्ट हो गया 30-35 मार्क्स लाने के लिए आप जो वो कोई MCQ बुक पढ़ सकते हो, कोई जो है वो इंपॉर्टेंट चैप्टर क्वेश्चंस पढ़ सकते हो या इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पढ़ सकते हो। तो अगर आप लोगों को वाकई में एंट्रेंस देना तो अपने हिसाब से बिल्कुल 100% दे दो। कोई इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के चक्कर में मत रहो। खासकर बायो को तो बिल्कुल भी स्किप मत कर लेना। बायो ही एक सब्जेक्ट है जो आपके परसेंटेज को बूस्ट कर देगा। तो बायोलॉजी का पूरा पोर्शन पढ़ देना। और उसके साथ साथ केमिस्ट्री में भी उतना हाई लेवल का आपका पेपर आता नहीं है। 12th चाहे 11th की केमिस्ट्री हो चाहे 12th की केमिस्ट्री हो, केमिस्ट्री में भी आप कोशिश करना लगभग 90% कवर करने की। अगर कोई 8-10% आपको लग रहा है ज़्यादा डिफिकल्ट है तो उसको स्किप कर लो। वैसे कोशिश करना केमिस्ट्री को भी नहीं स्किप करने का, लेकिन अगर आपको कोई लगता है कोई यूनिट ऐसा है, कोई टॉपिक ऐसा है जो बिल्कुल ज़्यादा टफ है, उसको आप बिल्कुल स्किप कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। 8-10% अगर आप उसमें सिलेबस स्किप भी कर लोगे तो वो यहाँ पे आप लोगों का चल सकता है। लेकिन पहले कोशिश करना पूरा का पूरा कवर करने की। उसके बाद अगर मैं फिजिक्स की बात करूँ तो फिजिक्स का पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट आता है। फिजिक्स 11th की टफ है एज कम्पेयर टू 12th की फिजिक्स जो वो थ्योरेटिकल ही पूरी की पूरी है। 11th की फिजिक्स थोड़ा सा डिफिकल्ट आपको लगता है, तो 12th की जो फिजिक्स है उसको पूरा कवर करने की कोशिश करना, क्योंकि उससे जो आपकी क्वेश्चंस भी बनते हैं वो भी आपको जो वो थ्योरेटिकल बेस्ड टाइप की क्वेश्चन बनते हैं। क्योंकि सिलेबस भी आपने 11th का 12th की फिजिक्स का देखा होगा, उतना न्यूमेरिकल बेस उससे बोर्ड में भी नहीं आते हैं क्वेश्चन, तो उसका सिलेबस भी उतना न्यूमेरिकल बेस नहीं है, ठीक। इसलिए 12th की फिजिक्स को पूरा का पूरा कवर कर लेना। अगर 11th की फिजिक्स में आपको कोई टॉपिक, कोई चैप्टर, कोई यूनिट डिफिकल्ट लग रहा है तो आप उसको आसानी से स्किप कर सकते हो। 1-2 यूनिट आप आसानी से स्किप कर सकते हो। वैसे कोशिश करना पूरा का पूरा कवर करने की, खासकर अगर आप ओपन मेरिट से बिलोंग करते हो। लेकिन अगर आपको कोई लग रहा है कोई ज़्यादा डिफिकल्ट है उसको आप स्किप कर लो। प्रिपरेशन में भी आप किस चीज़ का ध्यान दे दोगे, जैसे देखो जब आप प्रिपेयर कर रहे हो उसमें कभी कभी आपको कोई ऐसा यूनिट आता है, कोई ऐसा टॉपिक आता है जो काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, जो काफ़ी ज़्यादा टफ होता है। तो उस कंडीशन में जब वो आप जो वो 4-4 दिन, 5-5 दिन, 10-10 दिन उसी एक टॉपिक पे जो वो स्टक रहते हो, तो वैसी गलती भी नहीं करनी है। अगर कोई ऐसा टॉपिक है जिसको आपको लग रहा है कि कवर नहीं हो रहा है, ज़्यादा डिफिकल्ट है, तो उसको आप स्किप कर लो, क्योंकि टाइम उतना ज़्यादा आपके पास बचा नहीं है। तो नेक्स्ट टॉपिक पे चले जाओ, फिर बाद में उसको यहाँ पे आप दे देना, उसको यहाँ पे आप कवर कर लेना, ठीक। इस तरह से आप लोगों को जो है इसमें आप लोगों को ध्यान देना।
क्योंकि आपके पास लास्ट के 2 महीने बचे हैं, तो 2 महीनों में आप जितनी ज़्यादा मेहनत कर सकते हो उतनी ज़्यादा मेहनत कर लो, क्योंकि यही 2 महीने आपका आगे चल के फ्यूचर डिसाइड करेंगे। अगर इन 2 महीनों में आप अच्छी तरह से मेहनत कर लोगे तो आपका आसानी से इंशाल्लाह अच्छे जीएमसी में एडमिशन हो जाए, चाहे वो सिक्किम्स हो, चाहे वो जीएमसी श्रीनगर हो, चाहे वो जीएमसी बारामूला हो, चाहे वो जीएमसी जम्मू हो। अच्छे जीएमसी में आपको तभी जाके एडमिशन मिल सकेगा, तभी जाके आप वहाँ पे जो पढ़ाई कर सकोगे, जब आप इन 2-3 महीनों में, 3 तो नहीं है 2 महीनों में जो है अच्छी तरह से मेहनत कर लोगे। ठीक है, अभी यहाँ पे रोज़े भी चल रहे हैं, तो इसका भी यहाँ पे आप टाइम मैनेज करके चलना होगा। उसके बाद अभी कुछ ही रोज़े बचे हैं, तो उसके बाद भी जो है आप अच्छी तरह से उसको प्रिपेयर कर लेना। बाकी जो कैंडिडेट्स बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं, लगभग उनके तो मैक्सिमम पेपर कंप्लीट हो चुके हैं। अब अगर कोई पेपर उनको रहा है, कोई मतलब ये रहे हैं शायद 1-2 पेपर आप लोगों के, तो उनको भी आप लोग जो है नज़र में ही रख लेना। तो उसको भी यहाँ पे आप साथ साथ में जो है 11th की भी आप तैयारी कर लो, क्योंकि जो टफ आपके पेपर थे, चाहे वो आपका फिजिक्स था, चाहे वो केमिस्ट्री था, वो तो आप लोगों ने 12th का कवर कर दे, वो तो आपने पेपर दे दिया। बाकी जो आप 11th पे भी आप नज़र रख लो, अभी उसी पे आप लोगों को स्टक नहीं रहना। ठीक, बाकी अगर कोई टॉपिक डिफिकल्ट लगे छोड़ दो उसको, स्किप कर लो उसको, ज़्यादा टाइम उस पर वेस्ट मत कर लो। बाकी आप NCERT के अकॉर्डिंग ही पढ़ लो। कोई वो जो मार्केट में आती है, कोई एक MCQ बुक आती है, काफ़ी सारे स्टूडेंट DM करते रहते हैं, ये बुक हमने लाई, हम इससे पढ़ेंगे। तो अगर आपको अच्छी GMC में एडमिशन चाहिए तो उस बुक से आप बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, NCERT के हिसाब से पढ़ लो। उसमें आप MCQs को नज़र दे सकते हो, क्योंकि उसमें जो MCQ है वो तो आपको ऐसा नहीं कि वही क्वेश्चन आपको आ जाएंगे बोर्ड में, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप NCERT के हिसाब आप पढ़ लो, टॉपिक्स को अच्छी तरह से समझ लो, उसके बाद आप लोग जो है वो फिर आगे चल के जो है एंट्रेंस की तैयारी कर सकते हो। ठीक, बाकी मैं आपको अगली वीडियो में मैं कोशिश करूँगा आपको बुक्स और पेपर्स प्रोवाइड करने की। एक ही वीडियो में मैं आपको सबकी लिंक दे दूंगा और आपको प्रोवाइड करवा लूँगा, आप डाउनलोड कर लेंगे वहाँ से जाके। अब अगर हम न्यू रेजोल्यूशन पॉलिसी पे आ जाएंगे, तो न्यू रेजोल्यूशन पॉलिसी आने के बाद ओपन मेरिट के जो कैंडिडेट है वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डिमोटिवेट हो रहे हैं। उनका यहाँ पे कहना कि हमारी चाहे सिलेक्शन नहीं होगी, 30%, 32% या 20% सीट्स हमारे रहेंगे। तो देखिए, आप ओपन मेरिट वाले कैंडिडेट्स को मैं ये कहना चाहता हूँ कि ओपन मेरिट में जो आप JKBOP BSc नर्सिंग में रिजर्वेशन रहेगी, वो आप लोगों को 40% के आसपास या 45 तक यहाँ पे रिजर्वेशन आप लोगों की रह सकती है, क्योंकि इसमें BSc नर्सिंग में जो वो EWS की रिजर्वेशन नहीं होती है। तो वो 10% रिजर्वेशन जो होगी ओपन मेरिट में वो यहाँ पे ऐड हो जाएगी, वो आप लोगों को ओपन मेरिट से नहीं कटेगी। बाकी नीट वगैरह में EWS की रिजर्वेशन आपको बाज़ाब्ता कटेगी, उसमें आपको 30% ही सीट्स रहेंगी। लेकिन यहाँ पे आपको जो वो 40 से 45% तक सीट्स रहेंगी, 45 तो नहीं लेकिन 40 तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे BSc नर्सिंग के एंट्रेंस में सीट्स यहाँ पे रहेंगी। तो 40% भी ठीक होता है, कोई परेशानी रहने की जरूरत नहीं है। कैटेगरी की भी सीट्स आगे चल के वैकेंट रहती है, तो उनको भी फिर ओपन मेरिट में ही शिफ्ट करवाया जाता है, तो वो भी आप लोगों के लिए एक प्लस पॉइंट यहाँ पे रहने वाला। बाकी प्राइवेट कॉलेजेस में कोई रिजर्वेशन नहीं होती, उसमें सभी कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं, सभी कैंडिडेट एज एन ओपन मेरिट जो है यहाँ पे जा सकते हैं। तो मुझे लगा सब कुछ मैंने आपको इस वीडियो में समझा दिया। बाकी किसी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी इस चैनल को, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लेना, ताकि जितने भी JKBOP के एस्पिरेंट्स हैं वो अभी भी हमारी पुरानी चैनल पे ही देखते रहते हैं वीडियो, तो वो उस पर वीडियो अभी आएगा नहीं, कोई मोनेटाइजेशन सस्पेंड हुआ है, हमने नई चैनल बनाई है, इसी पे आपको सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे।